ओके, सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कैसे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कैरियर प्रोटीन्स अरेंज हैं, दैट आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, कौन प्रोटॉन्स को, कौन दोनों एक्सेप्ट कर सकता है, वन एट ए टाइम और बोथ एट ए टाइम। सो फाइनली अब हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। क्वेश्चन जनरली जो नीट लेवल पे आते हैं, बेसिक लेवल पे, वो ये पूछा जाता है कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर, दिस मच इज द इनर मेम्ब्रेन, विच इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो क्योंकि यहाँ एक चेन चलेगी, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो लास्ट एक्सेप्टर जो है कॉम्प्लेक्स 4 है। कॉम्प्लेक्स 4 में भी लास्ट प्रोटीन जो है वो साइटोक्रोम A3 है। तो केवल इनर मेम्ब्रेन में लास्ट एक्सेप्टर साइटोक्रोम A3 है। पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ना कि केवल इनर मेम्ब्रेन में, पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लास्ट एक्सेप्टर ऑक्सीजन गैस है, जो A3 से भी इलेक्ट्रॉन्स को लेता है फर्दर, यानी लास्ट टर्मिनल ऑक्सीडेशन। Electron transport chain is an oxidative process in which oxidation of FeDH2 and NADH2 is carrying place. तो लास्ट एक्सेप्टर जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और इनर मेम्ब्रेन में साइटोक्रोम A3 होता है। क्योंकि ऑक्सीजन मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, इसीलिए इनर मेम्ब्रेन में ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करती। तो दो सिस्टम के लिए हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे NADH2 के लिए, फिर हम पढ़ेंगे FeDH2 के लिए। पैरेलली ऐसा नहीं होता कि स्टेप वाइज होगा कि पहले NADH2 ऑक्सीडाइज हो, इतने FeDH2 बाहर बैठकर वेट करेगा। दोनों पैरेलली ऑक्सीडाइज होते हैं। कुछ चीजें कॉमन है, लेकिन उन कॉमन को अलग से हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एक दूसरे में मर्ज नहीं करेंगे। तो पहले NADH2 का ऑक्सीडाइजिंग मैकेनिज्म बता देता हूं कि कैसे आफ्टर दी ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल जो NADH2 प्रोड्यूस हुए हैं, इनके अंदर अभी भी एनर्जी है, वो एनर्जी रिलीज कैसे होगी। पहले ये प्रोटॉन्स को रिलीज करेंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, फिर वो प्रोटॉन्स ATP मोटर के थ्रू जब पास होंगे तो मैट्रिक्स के अंदर क्या बनते रहेंगे, ATP। यानी इनकी एनर्जी कैसे रिलीज होगी। तो NADH2 एंटर करता है कॉम्प्लेक्स 1 से, ठीक है, जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। यहां से NADH2 एंटर करता है। NADH2 ऑलरेडी बना हुआ एक मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करेगा, NAD में वापस ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, NADH2 NAD में जब ऑक्सीडाइज होगा तो हम लिखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स ये रिलीज कर देगा। ठीक है, यहां पे मैं आयोनिक स्टेट नहीं लिख रहा इसकी, दिस वन NAD लिख रहा हूं, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन रिलीज कर दिए H2 के बदले। इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं रेड कलर से। NADH2 वापस NAD में ऑक्सीडाइज जब हो रहा है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और ब्लू से दिखाता हूं प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स लूज किए। FMN इलेक्ट्रॉन्स भी एक्सेप्ट कर सकता है, प्रोटॉन्स भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो FMN क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक्सेप्ट करके खुद रिड्यूस हो जाता है FMNH2 में। ठीक है, by accepting the electrons as well as the protons, it get reduced into FMNS2, and again it also loses and it again oxidize। FMNS2 भी ऑक्सीडाइज हो जाता है वापस FMN में। तो ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हुए, प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट हुए, FMN का रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, आगे एज इट इज इसने इलेक्ट्रॉन्स को पास ऑन कर दिया आयरन सल्फर सेंटर को। ये प्रोटॉन्स भी पास ऑन कर रहा था आयरन सल्फर सेंटर को, लेकिन आयरन सल्फर सेंटर प्रोटॉन्स एक्सेप्ट नहीं करता, ओनली इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, और वो भी वन एट ए टाइम। तो प्रोटॉन्स डायरेक्ट चले गए यूबिक्विनिन के पास। ठीक है, सबसे पहले अब FADH2 की हम बात ही नहीं करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स 2 की भी बात नहीं करेंगे हम, बिकॉज दे आर नॉट लिंक्ड विद ईच अदर। कॉम्प्लेक्स 1 और 2 आर नॉट लिंक्ड विद ईच अदर। सो राइट नाउ वी आर नेग्लेक्टिंग दी कॉम्प्लेक्स 2। तो कॉम्प्लेक्स 1 में सबसे पहले FMN प्रोटीन का रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आगे चले गए FES के पास। FES ने प्रोटॉन्स तो एक्सेप्ट नहीं करता, डायरेक्ट यूबिक्विनिन के पास गए। ठीक है, यूबिक्विनिन एक्सेप्ट करने आया है प्रोटॉन्स को, क्योंकि यूबिक्विनिन एक मोबाइल कैरियर है। ठीक है, ध्यान देंगे इस बात पे, यूबिक्विनिन जाकर इन प्रोटॉन्स को लाया है, ना कि कॉम्प्लेक्स 1 मूव कर रहा है। तो यूबिक्विनिन ने प्रोटॉन्स तो डायरेक्ट उठा लिए। इलेक्ट्रॉन्स पहले गए आयरन सल्फर सेंटर के पास। आयरन सल्फर सेंटर में जो आयरन प्रेजेंट होता है वो फेरिक और फेरस स्टेट में प्रेजेंट होता है। यह है फेरिक स्टेट, यह है फेरस स्टेट। फेरिक स्टेट को जैसे इलेक्ट्रॉन मिला, देखिए वैसे तो एक बार में एक मिलता है, तो 2 साइकिल दिखाने की जगह मैं दिखा रहा हूं कि एक जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन आए तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। ठीक है, फेरिक स्टेट जो है रिड्यूस हुई फेरस स्टेट में, और फिर फेरस स्टेट ने फिर से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, वो ऑक्सीडाइज हो गई वापस फेरिक स्टेट में।
तो इस तरह से इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट हुआ और फाइनली जब ये वापस ऑक्सीडाइज होगा तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे यूबिक्यूनिन को दे देगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता जा रहा है, प्रोटॉन्स का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहां पर, ठीक है, बट एफईएस प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट नहीं करा पा रहा था। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटीन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुए, एक एफएमएन के थ्रू, एक आयरन सल्फर सेंटर के थ्रू, और फाइनली पहुंचे यूबिक्यूनिन के पास। प्रोटॉन्स केवल एक प्रोटीन से पास होकर डायरेक्ट पहुंचे यूबिक्यूनिन के पास। तो देखिए ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, पहला जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट कर रहे थे तो एक टेम्परेरी रेडॉक्स पोटेंशियल जनरेट होता है, क्योंकि दोनों तरह की रिएक्शंस हो रही है ना, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। उस रेडॉक्स रिएक्शंस की वजह से एक टेम्परेरी एनर्जी जनरेट होती है। वो एनर्जी क्या करती है, प्रोटॉन्स को पंप कर देती है। देखिए एनर्जी है, ध्यान रहे, पैसिवली नहीं जा रहे। उस एनर्जी से प्रोटॉन्स मैट्रिक्स में से, ये प्रोटॉन्स हैं, मैट्रिक्स में बहुत सारे प्रोटॉन रहेंगे, तो कुछ प्रोटॉन्स पंप कर दिए जाते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, ठीक है। अमाउंट जो होता है वो कितना अमाउंट होता है, 4 प्रोटॉन्स। 4 प्रोटॉन्स आर पंप्ड फ्रॉम मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ करके दिखाऊं तो इस तरह से यहां अंदर से प्रोटॉन्स बाहर ला दिए जाते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो FADH2 जब रिड्यूस हुआ कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू, ऑक्सीडाइज हुआ, तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, 4 प्रोटॉन चले गए। ध्यान रहे एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन ले जाता है एक साइकिल में, ठीक है। यहां जब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था तो उसकी वजह से एक प्रोटॉन उठा, फिर क्योंकि 2 प्रोटॉन मूव कर रहे हैं तो 2 प्रोटॉन, और टोटल 4 प्लेसेस पर, यानी टोटल 2 प्रोटीन्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किए, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन से एक प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 प्रोटॉन, केवल एक प्रोटीन में 2 प्रोटीन है तो टोटल 4 प्रोटॉन्स पंप कर दिए गए बाहर। This was about the complex 1. Now these electrons reached to the mobile carrier ubiquinin, or more exactly I can say that the ubiquinin reaches to the complex 1 and accept and pick up the 2 electrons and the 2 protons. Now ubiquinin, if you remember, can also accept the electrons as well as the protons. So ubiquinin क्या करेगा, ubiquinin भी reduce होगा, इलेक्ट्रॉन्स लेकर और प्रोटॉन्स लेकर यूबिक्यूनिन यूबिक्यूनॉल में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इट विल नाउ रिड्यूस इनटू द यूबिक्यूनॉल, UbH2. हाउ इट इज रिड्यूस्ड, बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज द प्रोटॉन्स। रिड्यूस होगा फिर वापस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज जब वापस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी लूज कर देगा और प्रोटॉन्स भी। तो इलेक्ट्रॉन मिलने पर और प्रोटॉन मिलने पर रिड्यूस हुआ था, ऑक्सीडाइज होने पर फिर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स आगे छोड़ के आएगा। कॉम्प्लेक्स 3 इसके पास नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन्स लेने, ये कॉम्प्लेक्स 3 को 2 इलेक्ट्रॉन्स दे आएगा। कॉम्प्लेक्स 3 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइटोक्रोम है, आयरन सल्फर सेंटर है और साइटोक्रोम C1 है। तीनों ही प्रोटीन प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो प्रोटॉन्स एज इट इज, जब ये वापस ऑक्सीडाइज हुआ ना वापस, तो प्रोटॉन्स ये फिर से लूज करेगा, वो एज इट इज बाहर चले गए 2 प्रोटॉन। सेकेंड थिंग, जब यहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हुआ तो देखिए यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करे, फिर रिडक्शन हुआ ऑक्सीडेशन हुआ, तो यहां भी एक टेम्परेरी एनर्जी जनरेट हुई। उस टेम्परेरी एनर्जी की वजह से फिर से 2 प्रोटॉन्स मैट्रिक्स में से उठकर कहां चले जाएंगे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चले जाएंगे। यानी टोटल 4 प्रोटॉन्स फिर से पंप कर दिए जाएंगे मैट्रिक्स से, कहां पर, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। कॉम्प्लेक्स 1 से गुजरने के बाद 4 प्रोटॉन पंप हुए थे, अब फाइनली फिर और 4 प्रोटॉन पंप हो गए जब यूबिक्यूनिन से भी ये ट्रांसपोर्ट हो चुका है। तो टोटल कलेक्टिवली लिख देता हूं मैं 4 प्रोटीन, 2 फ्रॉम द डायरेक्टली यूबिक्यूनिन एंड 2 ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द यूबिक्यूनिन। नाउ सी, अब फाइनली देखिए 4 प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स 1 के बाद 4 प्रोटॉन यूबिक्यूनिन के बाद पंप हो चुके हैं NADH2 की वजह से, और अभी भी NADH2 पूरा खत्म नहीं हुआ है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बच रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रेड कलर से रिप्रेजेंट करूंगा, साइटोक्रोम बी में जाएंगे। साइटोक्रोम बी केवल एक कैरियर है, यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा इन इलेक्ट्रॉन्स का, ये आगे ट्रांसपोर्ट करता रहता है बस इनको, ठीक है। आगे ट्रांसपोर्ट किया किसको, आयरन सल्फर सेंटर को। आयरन सल्फर सेंटर के अंदर फेरिक स्टेट और फेरस स्टेट है,
तो जैसे आयरन सल्फर सेंटर पे इलेक्ट्रॉन आया, Fe3 ने इलेक्ट्रॉन लिया तो वो फेरिक से फेरस स्टेट में चेंज हो गया, ठीक है, यानी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना यानी रिडक्शन हुआ। फिर उसने इलेक्ट्रॉन को वापस लूज कर दिया, वापस ऑक्सीडाइज हो गया। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 बार ऐसा काम हुआ, आयरन सल्फर सेंटर में फेरिक स्टेट फेरस स्टेट में चेंज हुई 2 बार। तो जब ये काम हो रहा था तो फिर से ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से एक एनर्जी जनरेट हुई, ठीक है, जो 2 प्रोटॉन्स को फिर से लेके आएगी कहां पर, मैट्रिक्स से माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। केवल 2 ही प्रोटीन 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 ही प्रोटॉन्स आएंगे। अब 2 प्रोटीन तो नहीं है कि 4 प्रोटॉन्स आ जाए, तो यहां पर 2 प्रोटॉन और आ गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सिंपली आयरन सल्फर सेंटर को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करते हुए आगे बढ़ गए। साइटोक्रोम C1 के अंदर रेडॉक्स रिएक्शंस नहीं होंगी। देखिए साइटोक्रोम बी में भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हुई, जिसकी वजह से 2 प्रोटॉन नहीं आए। आयरन सल्फर सेंटर में रेडॉक्स रिएक्शंस हुई थी, जिसकी वजह से 2 प्रोटॉन पंप हुए। साइटोक्रोम C1 में भी रेडॉक्स रिएक्शंस नहीं हुई, तो कोई एनर्जी नहीं बनी, केवल सिंपली ये ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं आगे। अब कॉम्प्लेक्स 3 से निकल जाने के बाद, कॉम्प्लेक्स 3 का नाम साइटोक्रोम रिडक्टेज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे केवल रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, एक तरह से साइटोक्रोम रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है इसने, इसलिए हमने कहा है साइटोक्रोम रिडक्टेज, ठीक है। अब साइटोक्रोम रिडक्टेज से साइटोक्रोम C एक मोबाइल कैरियर इन इलेक्ट्रॉन्स को उठाएगा और सिंपली कैरियर है ना, कॉम्प्लेक्स 4 को दे देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। कॉम्प्लेक्स 4 में 2 इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो वहां पर सबसे पहले एक्सेप्टर है साइटोक्रोम A1। A1 एक्सेप्ट करेगा, यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, तो यहां पर भी प्रोटॉन पंप नहीं होंगे। कॉपर आयंस के पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, कॉपर बाईवैलेंट आयंस हैं, तो बाईवैलेंट जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो रिड्यूस होगा किसमें, कॉपर पॉजिटिव में, सिंगल आयन में। फिर वापस इलेक्ट्रॉन जब लूज कर देगा तो वापस बाईवैलेंट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, यानी इस स्टेप पर जब कॉपर से इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो यहां रेडॉक्स रिएक्शंस हुई, जिसकी वजह से 2 प्रोटॉन जाना चाहेंगे कहां पर, मैट्रिक्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो देखिए 2 प्रोटॉन जाना चाहेंगे मैट्रिक्स से, बट यहां पर इनका इनहिबिटर होगा, बताऊंगा अभी कौन इनहिबिट कर लेगा। ये फाइनली जा नहीं पाएंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में 2 प्रोटॉन्स, इनको हम होल्ड पर रखेंगे, ओके। फिर कॉपर आयंस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसपोर्ट करेंगे। लास्ट एक्सेप्टर कौन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम A3 इज द लास्ट एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। साइटोक्रोम A3 इन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा आगे, फाइनली 2 इलेक्ट्रॉन्स को, किसको डोनेट करेगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते ही हम इसलिए हैं क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टर ऑक्सीजन गैस होती है। जब आप रिएक्शन लिखते हैं C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन गैस एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो उसका मतलब है ऑक्सीजन सबसे पहले यहां पर यूज हो रही है। क्रेब साइकिल भी जो है ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा, लेकिन वो डायरेक्ट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को यूज नहीं करता था कहीं भी, आपको अगर याद हो। डायरेक्ट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही यूज होती है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में। एनएरोबिक रेस्पिरेशन अगर है तो ऑक्सीजन के अलावा कोई और इनऑर्गेनिक एक्सेप्टर हो सकता है, ऑक्सीजन नहीं होगा। और फर्मेंटेशन है तो फर्मेंटेशन में कोई ऑर्गेनिक एक्सेप्टर होता है, वहां इनऑर्गेनिक एक्सेप्टर नहीं होता। तो फर्मेंटेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहां पे फाइनल एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन गैस। तो क्वेश्चन 2 तरीके से आता है, इनर मेम्ब्रेन में लास्ट एक्सेप्टर कौन है, साइटोक्रोम A3, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लास्ट एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन गैस, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगी लास्ट में, जो पूरी एक चेन के थ्रू होकर आए हैं। देख लीजिए एक पूरी चेन बनाकर आए हैं, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। वेट, यस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ऑक्सीजन को लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स मिल जाना, ये टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहलाता है, कि ऑक्सीडेशन यहां खत्म हो रहा है, टर्मिनल ऑक्सीडेशन, लास्ट स्टेप जब ऑक्सीजन एक्सेप्ट करती है। तो ये ऑक्सीजन देखिए क्या करेगी, O2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स। ऑक्सीजन हम हाफ ले लेते हैं या नेसेंट ऑक्सीजन मानते हैं। तो ये 2 प्रोटॉन देखिए जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाने थे, मैंने बताया था यहां इनहिबिट कर लिए जाएंगे। तो इनहिबिट कौन करता है, ऑक्सीजन इनहिबिट करता है। ऑक्सीजन जाने वाले 2 प्रोटॉन्स को अपने पास रोक लेगा, आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा और खुद हाफ O2 मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। फोटोसिंथेसिस में फोटोलाइसिस होता है, उसका अपोजिट है जस्ट ये। इलेक्ट्रॉन्स का लास्ट एक्सेप्टर ऑक्सीजन गैस, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, प्रोटॉन्स एक्सेप्ट किए मैट्रिक्स से और वाटर बना लिया मैट्रिक्स के अंदर।
अगर आपको याद हो रिएक्शन, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स CO2 प्लस वाटर। CO2 मिलने हमें लिंक रिएक्शन से स्टार्ट हो गए थे, क्रैब साइकिल में भी हमें CO2 मिली थी। वाटर हमें सबसे पहले यहां पे मिला है। वाटर क्रैब साइकिल में भी मिलता था, जहां जहां पे डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, जहां पे ग्लाइकोलिसिस में डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, वहां पे भी वाटर मिलता था, और डायरेक्ट वाटर ऑक्सीजन गैस से यहां पे बना है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा NaDH2 मॉलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स 1 से एंटर किया था, वो ऑक्सीडाइज होकर लास्ट में कहां ऑक्सीडाइज हुआ? टर्मिनल ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीजन ने उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप नोट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स NaDH2 के ही हैं, चाहे ध्यान से देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये NaDH2 से आए हुए इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अब ऑक्सीडेशन कंप्लीट माना जाएगा NaDH2 का। तो एज ए रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, व्हाट वी से इज द NaDH2 मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड into is oxidized completely via electron transport chain, and the product is what? 4 plus 4 plus 2. The NaDH2 gives 10 protons in the intermembrane space. One NaDH2 gives 10 protons in the intermembrane space. नेक्स्ट स्टेप जब हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन डिस्कस करेंगे, तब इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये 10 प्रोटॉन करेंगे क्या। इन प्रोटॉन से ही फाइनली एटीपी बनेंगे। अभी भी हमारा NaDH2 जो ऑक्सीडाइज हो गया, उसने प्रोटॉन्स दिए हैं, केवल उसने एटीपी नहीं दिए हैं, इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो NaDH2 या NaDPH2, ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स 1 से ऑक्सीडाइज होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 से। अब FAD के लिए मैं बता देता हूं आपको, मैक्सिमम कॉमन रहेगा, डिफरेंस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। नाउ सी, FADH2 के लिए बात करते हैं। कोई डार्क कलर चूज कर लेता हूं, ये चूज करता हूं। अब देखो FADH2, अब कॉम्प्लेक्स 1 को भूल जाइए आप, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 का कोई मतलब नहीं है, वहां से NaDH2 एंटर करता था, बट यूबिक यूनियन को नहीं भूलेंगे हम। ठीक है, वो 4 प्रोटॉन भूल जाइए। नाउ सी व्हाट विल हैपन, FADH2 जो है, ठीक है, FADH2 डायरेक्ट बनता ही इस एंजाइम में है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज में। तो हम ये नहीं कहेंगे मैट्रिक्स से आया है, वो बना ही यहीं पर है कि FADH2 ये बन गया। ठीक है, तो FADH2 जब वापस ऑक्सीडाइज होता है, वापस ऑक्सीडाइज होकर ये भी 2 चीजों को रिलीज करेगा, क्या? वही 2 इलेक्ट्रॉन और वही 2 प्रोटॉन। तो इस रेडॉक्स रिएक्शन के प्रोटॉन हम काउंट नहीं करेंगे कि कोई और प्रोटॉन ये मैट्रिक्स से लाएगा। पहले मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं इनर मेम्ब्रेन के लिए, ये इनर मेम्ब्रेन था।